Good evening, guys. The class will start in 2 to 3 minutes. ओके सो अब फिर से एक बार हाथ उठा दो। न्यू वाले तुम थे और तुम 3 2 5। अच्छा तुम नहीं हो तो यहाँ तो कुछ हाथ उठाया था। एनीवे ओके क्या नाम है तुम्हारा? तुम थी ना लास्ट क्लास में शायद। नाम क्या है? अभिषेक। एक सिंगर है अभिषेक, पता है किसी को? नहीं तुमको पता ही नहीं। तुम बैठ के बोलो। भूमिका अभिषेक भूमिका तुम भी थे क्या लास्ट क्लास में?
ठीक है, तो कोई खास विशेष बात नहीं है क्लास में। तो क्या है लीगल रीजनिंग? what is the rough idea you have about legal reasoning? क्या लीगल रीजनिंग नहीं पता? फर्स्ट टाइम है तो फिर क्यों नहीं पता? क्या है लीगल रीजनिंग? प्रिंसिपल क्या रहता है और फिर स्टोरी। वो 5 साल पहले का क्लास बता रही हूँ अभी। लक्षिता नहीं पता। एक पैसेज दिया रहता है, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस दिए रहते हैं। एक पैसेज दे देता है रैंडमली ज्योग्राफी के बारे में। नहीं, लीगल के बारे में कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो लॉ होते हैं उसके बारे में। जैसे कौन से लॉ होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, आईपीसी, इंटरनेशनल लॉज, प्रॉपर्टी। ऐसा पढ़ लियो। हाँ। अच्छा, अवेयर है बाकी लोग कि इस टाइप के कुछ लॉज होते हैं? क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ? तो अगर उसमें एक रिटर्न फॉर्म में एक एग्जांपल दे पाओगे? एग्जांपल जैसे बिल यस सर, बिल का कोई बिल दे बिजली दे रहे हैं तो उसका रिटर्न में क्या हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से रिटर्न में? ये सब तो लेना देना नहीं है, काफी लोग पता क्यों कह रहे हैं बिजली बिल देते हैं बहुत टू हाई और हाई हो गया है। तो बताओ कुछ मसालेदार। कोई बिल्डिंग लीज पे दे दी है, बहुत हाई हो गया है सब। बताओ किसी को पैसे दे दिए, किसी को पैसे दे दिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। ओरल भी हो सकता है, रिटर्न और एजेंट मास्टर सर्वेंट सब कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बड़े-बड़े वर्ड्स का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। Let's go to more basic. मतलब just understanding the or just memorizing the terminology will not help you for sure, right? मतलब it's not helping previous people. कई बच्चे हैं यहाँ पे, it's not helping them understanding the terminology. Let's get back to the basics. अच्छा हम देखते हैं slide wise. So first, when we see the basics, what is it? We have to read the principle very carefully. So let's say we have principle. Okay, what the principle says? First principle, all of you. जिसका हो जाएगा वो हैंड रेज करेगा ना। प्रिंसिपल वन who have read and understood, raise your hands. तेज बुद्ध दोनों हो गए। दिख नहीं रहा है, लाइट की प्रॉब्लम हो रही तो बंद कर दो एक लाइट। बेटर है कि विजिबिलिटी होगा। चश्मा लगा आपसे दिख रहा है कि तुम लोगों को नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। यहाँ का बॉल नहीं दिख रहा। हाँ, यहाँ बॉल नहीं दिख रहा। आप बात कर रहे हैं स्टेज पे विजिबिलिटी दिख रहा है, दिख रहा है। मूवी देख के कोई ना है।
थोड़ा दिख रहा है। तुम आज जाके चेक करा दो। नहीं ऐसी प्रॉब्लम हुआ था मेरे को, तो तेरा चश्मा लगेगा। इधर तो सभी चश्मे वाले दिख रहा है ना, फूल है। अभी भी नहीं दिख रहा है? अरे मेरे को तो हमेशा दिख रहा है। तुम जो है इसी जगह बैठ जाओ, वहां से बाय। आ जाओ, सामने आ जाओ। वो भी चालू कर दे। सर बाकी सब बंद कर दे, बस इधर। मेरे ख्याल से अब तो बेटर हो गया। मैं थी कॉलेज में 5th बेंच पे बैठा था। सर मेरे को नहीं दिख रहा। सर ऐसा मैं ऊपर कर देते इसलिए हमेशा। तुमको सब पता है। हाँ दीवार में कर देते। किसको? सर सही है, ब्लैक बोर्ड तो आके डस्टर को सर ये लाइट सर। ऐसे हाँ ऐसे हाँ सर वैसे ही गाना था। क्या बात है, बस मतलब मेरे ख्याल से मेजॉरिटी को दिख रहा है। Minority always suffers. Anyway, तो प्रिंसिपल 1 पढ़ लिया प्रिंसिपल 1? क्या है? कोई इंजीनियरिंग कोई कॉज होती है, कोई इवेंट के जो इनएविटेबल है, तो वो तुमको सुनाई दे रहा है क्या बोल रहा हो? मेरे को भी नहीं दे रहा है। जोर से बोलो ना। सर कोई पर्सन की इंजरी कॉज होती है इवेंट के कारण जो कि इनएविटेबल है, तो वो उस इंजरी को डिफेंस यूज करता है। सही बोल रहा है? नहीं सुनता। बताओ क्या मतलब है? सर वो इंजरी किसी को होता है और रीजनेबल केयर होने के बाद भी तो ठीक है। भूमिका बताओ। सर वो इंजरी किसी पर्सन के कारण होता है तो उसको सॉल्व किया, बोलो। उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। अवॉइड नहीं किया जा सकता। अभिषेक सेम। ठीक है, so now the one thing is clear that you guys are fumbling with the subject, right? थोड़ा सा वो लग रहा है कि सही है कि नहीं, किसी को confidence नहीं है. So one thing you need to understand is that legal subject is very easy if you break down every line. A, B, your vocabulary is decent. ठीक है, आपकी vocabulary decent होनी चाहिए. Inevitable का मतलब क्या होता है? cannot be prevented from happening. भूमिका इनएविटेबल का क्या मतलब होता है? कास्ट विशेष, क्या क्या विशेष खासियत है इनएविटेबल वर्ड की? हाँ गलत लग रहा है, सही बता। इनएविटेबल इसको होने से नहीं रोक सकते, तो इसको रोक सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? If अच्छा, let's come to logical reasoning. If inevitable equals to something which cannot be stopped, what is equal to something can be stopped? ठीक है। So अगर आपको inevitable का ही मतलब नहीं पता तो आप पूरे पैसेज को नहीं समझ पाएंगे, को नहीं समझ पाएंगे। So one thing should be clear is आपको vocabulary सही होनी चाहिए। Now what do you mean by dependent? क्या होता है dependent?
जो बताओ कौन होता है, क्या है डिफेंडेंट, क्या है ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट? नहीं रीजनेबल केयर हटाओ, सिर्फ डिफेंडेंट क्या होता है डिफेंडेंट? हाँ ठीक है सॉरी। तो सर किसी को वो आदमी ने एक्सीडेंट कर दिया, स्टेशन करके बात की तो वो उस पे केस कर देता है, तो जिस पे केस हुआ है वो डिफेंडेंट। मैं इसको झापड़ मार दिया, इसको दिख नहीं रहा इतने बार भी करने के बाद कौन डिफेंडेंट है, कौन डिफेंडेंट है? सर इस केस नहीं, बी फ्री एंड ओपन, लीगल को ऐसे नहीं समझ सकते आप क्यों नहीं नॉर्मली क्यों नहीं सोच रहे हो? मैंने झापड़ मार दिया तुमको, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? हाँ तुम मेरे पे केस कर दोगे, ठीक है, अब क्या होगा? हाँ मैं डिफेंड करूंगा कि वो डिफेंड करेगी? श्योर? तो कौन हुआ डिफेंडेंट? मैं हुआ, ठीक है। तो जो वो केस कर रही वो कौन है? प्लेंटिव। तो जो केस करता है उसको बोलते हैं प्लेंटिव, और जो केस को डिफेंड करेगा, जो अपने आप को बचाएगा, उसको बोलते हैं डिफेंडेंट, ठीक है। और फिर या फिर उसको बोलते हैं एक्यूज्ड, एक्यूज्ड यानी जिसने गलत किया है उसको हम एक्यूज बोलते हैं। तो एक्यूज का उल्टा प्लेंटिव, तो डिफेंडेंट का उल्टा प्लेंटिव, एक्यूज का उल्टा विक्टिम, सही नहीं? ठीक है। तो नाउ फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी। आपको सारे वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। डिस्पाइट का मतलब ठीक है, लाइक ओके ठीक है। So first thing you should know the vocabulary. Second thing is you should always break down the whole content. आप हर चीज को ब्रेक डाउन करके पढ़ो। When an injury is caused, ठीक है, फर्स्ट सेगमेंट when an injury is caused, इससे समझ में आता है कुछ इंजरी हुई है किसको? To a person, किसी व्यक्ति को, कैसे? By an event, एक इवेंट के थ्रू हुई है, that could not be foreseen, जिसको कि देखा नहीं जा सकता था। मोदी की कार रोक दी है, right? That could not be foreseen by the SPGs, जैसा क्लेम कर रहे हैं, हमें पता ही था। अवेयर हो कि नहीं? ठीक है, that could not be foreseen and avoided। अब यहाँ पे देखो दो चीजें निकली है, that could not be foreseen, ना ही देखा जा सकता था ना ही अवॉइड किया जा सकता था, दोनों सिनेरियो। जब ये टंगे एक जगह को, तो they could not even foresee, they could not even avoid, बीच में खड़ा रहना पड़ा। तो दो चीज हो गई, अब एक इंजरी हुई पहला, दूसरा एक व्यक्ति को हुई है, तीसरा एक इवेंट से हुई है, और एक ऐसा इवेंट जिसको कि देखा नहीं जा सकता था और अवॉइड नहीं किया जा सकता था। कैसे? डिस्पाइट रीजनेबल केयर, फिर 25-30 गाड़ियां थी आगे पीछे लेकिन फिर भी नहीं रोक पाए, राइट? डिस्पाइट रीजनेबल केयर, हमने रीजनेबल केयर लिया ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट, ठीक है। अब मोदी केस में डिफेंडेंट कौन है? राइट, कौन है मोदी केस में? अब छन्नी बोल रहे हैं भाई हमने तो सब तैयारी की थी, किया था, वो किया था। डिस्पाइट रीजनेबल केयर, हमने 25-30 गाड़ियां दे दी, डीजीपी की गाड़ी थी, चीफ सेक्रेटरी की गाड़ी थी, सभी गाड़ियां लगा दी। द डिफेंस ऑफ inevitable accident can be used, इसका मतलब कि छन्नी बच सकता है। समझ में आया? नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया? फ्रीली बताओ समझ में नहीं आया तो कोई स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं सब कर रहे नहीं समझ में आया? देखो हम यहाँ पे एक सीरीज समझ रहे हैं, एक इंजरी कॉज हुई है एक पर्सन को, लेट्स टेकिंग एग्जांपल ऑफ मोदी छन्नी,
इंजुरी कॉज हुई पर्सन को, मोदी को कॉज हुआ इंजुरी, क्या इंजुरी कॉज हुआ, क्या इंजुरी कॉज हुआ? अच्छा ये भी गुड क्वेश्चन, सिक्योरिटी टेक वो इंजुरी थोड़ी ना, तो मेंटल इंजुरी नहीं उसको गाड़ी में बीच में बैठना पड़ा। वो क्या, अरे इंजुरी क्या है, बीच में बैठ के टाइम पास किया मोबाइल में बढ़िया सब जगह फोन टिपी आया है बैठ के, इंजुरी क्या हुई? कितना सड़ा सा सवाल है, जवाब पुराने बच्चे तो कम से कम जवाब दो, क्या इंजुरी हुई? तो इंजुरी क्या है, तो मजा आया उसको ठंडी में बैठ के चाय परोसी जा रही थी। गुडविल, मोदी की गाड़ी रोक दी है, गुडविल हार्म हुई ना उसकी, क्यों? हाँ क्यों, क्या इतने बेइज्जती की बात है ना, पीएम की गाड़ी रोक दी है और उसका ईगो हर्ट हुआ है ना, आज गया प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, प्रेसिडेंट को लगवाने के लिए, और लग भी जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है, आज तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि पीएम की गाड़ी ऐसी रोकी गई हो एक बार दूसरे स्टेट में जाने के बाद। तो इंजुरी कॉज हुई पर्सन को, राइट, वो बेटा इंजुरी है तो कॉज ऑफ पर्सन, पर्सन की इंजुरी की है, एक ऐसा इवेंट जो कि देखा नहीं जा सकता था और अवॉइड नहीं किया जा सकता था, जैसे कि सन्नी बता रहे हैं, ठीक है, we could not foresee and avoid it despite reasonable care. What is the reasonable care? That all the facilities they provided, right, on the part of the defendant, the defense of inevitable accident can be taken, right? Clear है? It is very easy अगर आप उसे ब्रेक करके पढ़ोगे तो, right? सेकेंड प्रिंसिपल, अब इसी प्रिंसिपल मतलब इसी टेक्निक को अप्लाई करके सेकेंड पढ़ोगे। क्या डिफरेंस है? तो बट डिफरेंस क्या है, दोनों जगह उसको मिल रहा है इनएविटेबल एक्सीडेंट का डिफरेंस, तो पहले में ह्यूमन इंटरफेरेंस था तो क्या मतलब हो, फिर भी तो डिफरेंस मिल रहा है, इसमें कोई ड्राइवर ड्राइवर सेकंड वाला, अब उसको डिफरेंस मिल गया तो काहे की लाइबिलिटी? उसने किसी एक पर्सन को हार्म हुआ, उसने बहुत सारे, कहाँ लिखा है ऐसा? ऐसा कौन सा, क्या बात कर रहे हो, तुमको क्या निकल पड़े हो यार, अभी तक टॉर्च पढ़े हो, टॉर्च पढ़े हो, कौन कौन टॉर्च पढ़ा है, क्या केस है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस कौन सा है फेमस, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, क्या क्या फैक्ट है रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के? Sir, that हाँ डैम रहता है इसका जो इसको वाटर एक्सीड कर जाता है तो नेचुरल चीज आप एस्केप कर, अरे देखो ऐसा, ये बहुत गलत कंसेप्शन है कि अगर नेचुरल डिजास्टर, और यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर नहीं लिखा है पहली बात तो, कि केदारनाथ में बादल फटा और एक ही आदमी का नुकसान हुआ, यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर की बात नहीं हो रहा है, नेचुरल इवेंट की बात हो रहा है, ऐसी ज्योग्राफी में गलतियां होती हैं, दिस इज सच अ सिंपल डिफरेंस। अब इसका मतलब ये, आप आए थे सीएल में आपकी देख रेख की जिम्मेदारी सीएल की है, बट निकलते हो बहुत तेज पानी गिरता है, सभी रुकते हैं और एक आदमी हीरो बन के घर पे निकल जाता है, या सभी घर पे निकल जाते हैं लेकिन एक ही आदमी फिसल के रास्ते में गिर जाता है, सबको नुकसान हुआ, मतलब प्रोबेबिलिटी है ना कि पानी में फिसल सकते हो रोड में, पर जरूरी थोड़ी है कि फिसलोगे, एक आदमी फिसल गया, तो यहाँ पे मैं being a part of CL I will claim a inevitable accident, भाई मैं क्या कर सकता हूँ, तो बारिश है और मैं तो बोला रुक जाओ, राइट, दिस इज द डिफरेंस, नेचुरल इवेंट या एक्ट ऑफ गॉड नहीं ना, अरे
कैसे नहीं है? नेचुरल इवेंट एक्ट ऑफ गॉड ही तो है, बारिश नहीं गिरा रहा हूँ क्या? नेचुरल इवेंट मतलब जो भी नेचर के थ्रू हो रहा है, नन ऑफ माय कंट्रोल, राइट? तो यहाँ दोनों सिनेरियो में हमें इनएविटेबल एक्सीडेंट मिलता है। एक जगह हमारा कंसेप्ट ये होता है, क्या अब क्या डिफरेंस समझ में आया बताओ? तो वहाँ नेचुरल इवेंट ही कांड हुआ था। हाँ, बस यहाँ पे मैं कंट्रोल कर सकता था, हाँ वहां नहीं कर सकता था, ठीक है? बस बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस यही आता है कि भाई मैं कंट्रोल कर, मैंने सारी चीजें डिप्लॉय करी और फिर भी एक ऐसी चीज हो गई जो मैं नहीं देख पाया। यहाँ पे था ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरवेंशन। यहाँ पे मैंने सारी चीजें की, जैसे बिपिन रावत का केस, बेस्ट ऑफ द हेलीकॉप्टर, बेस्ट ऑफ द पायलट, बेस्ट ऑफ द क्रू, सारा रिजेबल लिया गया, लेकिन बादल चेंज हो गए अचानक से, राइट? दैट वाज अ नेचुरल इवेंट। चलो नेक्स्ट ठीक है। अब शायद ज्यादा अच्छे से दिख रहा है तो समझ पाओगे सब चीज। कॉमर्स का ध्यान रखना बहुत। चलो समझ में आया? मतलब कि अगर किसी डिसऑनेस्टली किसी पर्सन को कोई झूठी बात सच करके बोल दे और उसको विश्वास दिला दे और उसको मना ले प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए, मतलब प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए, तो उसको चीट विशेष, चलो विशेष स्टार्ट करते हैं। Whoever by deceiving any person, क्या मतलब हुआ इसका? डिसीविंग का मीनिंग नहीं पता? तुम्हारा नाम क्या है? सामने भूल गया। वैभव। क्या मतलब हुआ वैभव? डिसीविंग एनी पर्सन, डिफेम करना। भूमिका डिसीविंग, ठीक है, डिसीविंग किसी को भरोसा दिलाना जो कि सच नहीं। ठीक है, तो चलो तुम कंटिन्यू करो। Whoever by deceiving any person, ठीक है, dishonestly, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? deceiving any person विशेष समझ में आया? क्या मतलब हुआ डिसीव का? क्या मतलब हुआ? धोखा देना, ठीक है, deceiving any person। डिस, अब ये इसको भूल जाओ, ये एक सेगमेंट हो गया। वैसे बोला तो कॉमा का ध्यान देना। dishonestly, अब पहले उसने डिसीव कर दिया, अब dishonestly induces the person to deceive, मतलब कि बेईमानी से धोखे से डिलीवर की बात कर रहा है। Dishonestly induces the person to deceive का मतलब क्या हुआ? बेईमानी से पर्सन को जो रिसीव कर रहा है उसको साथ, ठीक है, क्यों? To deliver any property to any person, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को देना, उसको हम बोलेंगे चीटिंग। जैसे कि मैंने बोला कि ये फोन विराट कोहली ने साइन किया है, ये लो 1 लाख रुपए। क्या हुआ ये? तो पहली बात मैंने डिसीव किया कि ये फोन विराट कोहली का है, डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया द पर्सन सो डिसीव टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, चाहे मोबाइल हो, घड़ी हो, बंगला हो, जमीन हो, एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन। इसको किसी को भी अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसको बोलेंगे चीटिंग, ठीक है। डिसेप्शन, अब डिसेप्शन का मतलब जिसको नहीं पता था, causing someone to believe in something that is not true। अब इसको नहीं पता कि फोन किसका है, लेकिन मैंने बोला विराट कोहली का साइन किया हुआ फोन है, विराट कोहली का यूज किया हुआ फोन है। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना, किसी को परसुएड करना। परसुएड का मतलब अगेन किसी को कन्विंस करना, ठीक है।
अब as a legal person our life revolves around persuading. आप all the time हमेशा किसी ना किसी को कन्विंस करते रहोगे अपनी बात को लेकर. And third is delivery of property. तो ये तीन segments important है, right? तो अगर देखो अपन break करके पढ़ेंगे तो it will be very easy to understand. समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है? Sir, इसमें लिखा है कि induces the person so deceived to deliver. मतलब ऐसा नहीं कि जिसको कन्विंस करा उसको बोल रहे हैं कि ये चीज किसी और को डिलीवर कर. जैसे एक बैग है इसमें डिलीवर चीज है. तो मैंने किसी को दिया और बोला कि ये नहीं है. वो चीज और इसमें कुछ और उसको बोला कि नो किसी और पर्सन को डिलीवर कर. मतलब इसमें है ना induces the person so deceived to deliver. हाँ, जैसे कि मैंने इसको बोला कि मैंने इसे डिसीव किया और फिर इसे इंड्यूस किया कि तुम इस प्रॉपर्टी को किसी और को बेच दो, वो भी एक मतलब हो सकता है. इसका मतलब देखो चीटिंग मतलब चीटिंग का देखो इससे तीन चीज बताई गई है: डिसेप्शन, इंड्यूसमेंट एंड डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, मैं किसी को इंड्यूस कर रहा हूँ, जैसे मैंने इसको इंड्यूस किया किसी और को बेचने के लिए, मैं इसको इंड्यूस कर सकता हूँ खरीदने के लिए भी, राइट? पहले मैं डिसीव किया, मैंने फिर इंड्यूस किया कि खरीद लो, राइट? अब जैसे क्या है, मैंने बोल दिया ये देखो देखो दोस्तों ये फोन विराट कोहली का है, तुम डिसीव हो गए, लेकिन कोई मेरे को बोला ही नहीं कि दे दो सर, दे दो मेरे को. अब ये करवाने के लिए मुझे इंड्यूस करना पड़ेगा कि खरीद लो या किसी और को बेच दो. तो दोनों सेगमेंट हो सकते हैं व्हेन इट विल बी चीटिंग, राइट? Think within the box, that is, do not apply any law, knowledge, moral principle outside the principle. ठीक है. अच्छा, अब इसके लिए ना बहुत रॉ एग्जांपल समझो. लेट्स से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी आप जब भी लीगल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कोई भी सब्जेक्ट में, दैट इज टू डू नॉट अप्लाई योर इमोशंस. ठीक है, और एक्सटर्नल नॉलेज. जैसे कि मैंने एक लॉ निकाला, let's say Bhutan country makes a law which makes mandatory for every 25 years of age boy to commit rape in every 2 months. ये लॉ है. अभी देख के लगा दिमाग खराब, ये क्या बकवास लॉ है, ये कैसे हो सकता है, गलत है. यहाँ पे सेंटिमेंट नहीं लगाना. छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लिकर सेल के लिए परमिशन दे देती है, इसको एब्सोल्युटली लॉफुल कर देती है. इसमें तो क्या अच्छा लगेगा, लेकिन हमें मॉरल्स और जो हमारे एक्सटर्नल नॉलेज है उसको अप्लाई नहीं करना है. अगर सामने बोलता है कि मर्डर करना सही है, तुम्हारे लिए मर्डर करना सही है, राइट? वी हैव टू स्टिक टू द प्रिंसिपल. ठीक है, पढ़ो. रेपुटेशन का कनेक्टेड स्टेटमेंट. ठीक है, हैज टू बी इसमें. क्या होगा? लाइबल है नहीं है? ट्रू हो तो गिल्टी नहीं है, इसके लिए ये तो तुम लगा दी एक्सटर्नल नॉलेज डेफिनेशन की कंडीशन चिपका दी यहाँ पे. लाइबल है सर. चीख चीख के डालने के बाद भी अगर यू आर सेइंग राइट
बट दैट हैज नॉट गिवन इन प्रिंसिपल। जो हमें जितना प्रिंसिपल में दिया उतने हिसाब से हमें जज करना है। क्या 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 पॉसिबिलिटीज हैं, क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के? वैभव, और वो आर्टिकल ऐसा था कि रविंद्र पुलिस को encourage कर रहा है encounters करने के लिए, और उसके बाद नमित शाह ने पुलिस वालों को अवार्ड भी दिया है encounters करने के लिए। So then हम प्लान फॉर डेफिनेशन मतलब कि आलू का तो क्या लग रहा है? प्लान कितने लोग बोल रहे हैं लाइबल होगा? ठीक है। अब एक चीज ये समझो कि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अगर हम किसी को अक्यूज करते हैं, किसी की इमेज हार्म करते हैं, तो हम डिफेमेशन के लायबल होंगे। अनूप ने अक्यूज किया नमित शाह को कि भाई ये बंदा प्रोत्साहित करता है लोगों को, एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है किसके लिए? एनकाउंटर्स करने के लिए। और बाद में क्या डिस्कवर होता है कि वो लोगों को, वो पुलिस वालों को अवार्ड देता था एनकाउंटर करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया अनूप सही बोल रहा था। पता लगाओ। हाँ राइट। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या नमित शाह की रेपुटेशन हार्म हुई? नो नहीं। अरे अभी बोल रहे हो कि हाँ ये तो सच है कि वो अवार्ड देता था, तो नमित शाह ने गलत नहीं बोला, सही बोला। अभी यही बोल रहे हो ना, नमित शाह सही बोला। अगर नमित शाह सही बोला तो उसकी रेपुटेशन कहाँ से खराब हुई? नहीं समझ बोला कि सही बोला? नहीं एकदम सही बोला। समझ में आ रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, नहीं है। देखो कसाब के बारे में जानते हो? अजमल कसाब नहीं जानते? ताजमहल जानते हो? ताज होटल, वहां पे अटैक हुआ था 26/11, पता है? 26/11 अटैक का मेन टेररिस्ट अजमल कसाब था। तो मैंने आर्टिकल लिखा कसाब को एक्यूज करते हुए कि ये बहुत ही बदसलूकी से लोगों को मार देता है, ये बहुत ही जहरीला टेररिस्ट है। मैंने आर्टिकल लिखा, मैंने गलत बोला? कसाब की इमेज हार्म हुई मेरा आर्टिकल पढ़ के? तो सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है। उसने बोला कि नमित शाह लोगों को एनकरेज करता है, और बाद में बेचारा सही में अवार्ड भी देता था लोगों को। तो क्या गलत बोला वो? इसका मतलब कि इमेज हार्म नहीं हुई, तो डिफेमेशन नहीं लगेगा। नेक्स्ट,
सी डी ए बी क्यों छोड़ रहे हो? ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ी सी हमें नॉलेज की जरूरत होती है, जैसे कि डिफिनेशन वाले क्वेश्चन में थी, ऑल ऑफ अस वर लुकिंग फॉर द ट्रुथ कि ये सच है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डिफिनेशन का पार्ट है। नाउ सेल्फ डिफेंस जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सेल्फ डिफेंस कैसे और कब कब यूज कर सकते हैं। आपको किसी को हैदराबाद रेप केस पता है? डॉक्टर वाला सर, हाँ, प्रियंका रेड्डी, क्या हुआ था उसमें? तो रात में ड्यूटी से वापस जा नहीं नहीं, रेप का कहानी नहीं। उसके बाद क्या हुआ? एनकाउंटर हो गया था ना। हाँ, कैसे? हाँ, सिम्बा सर कहीं पे शायद जेल में जाने तब रास्ते में पड़ी थी। हाँ, की कोशिश करी और पुलिस से एनकाउंटर तो क्या उस समय उसके पास राइट था कि गोली चला दे पुलिस के ऊपर? नहीं राइट, हाँ। सी क्यों नहीं होगा? पहले की बात कर दी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक चीज ये सीख रहे हैं कि हमें एलिमिनेशन टेक्निक आनी चाहिए। हमने देखा कि सी बहुत फालतू बात हो रही है, ठीक है, सी एलिमिनेट करती है, फिर फालतू बात नहीं है। सी तो एकदम प्रिंसिपल से रिलेटेड है। राइट टू डिफेंस, देखो दो प्रोबेबिलिटी, या तो राइट टू डिफेंस क्लेम कर सकता है या तो नहीं कर सकता है। उसके लिए या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है। बी अगर भाग रहा है तो किसे बी भाग कहाँ रहा है? तो रुक गया, वो घेर लिया पुलिस वाले उसको। भाग रहा था। अब देखो ना, ऑन बीइंग सराउंडेड विद कॉप्स, क्या भागते भागते सराउंड हो जाता है क्या? ये सब भी तो कॉमन सेंस लगाओ। ऑन बीइंग सराउंडेड, escape बोल रहा है ना, हाँ, escape the police तो surround किए तो सब यही कर रहे हैं। गोली से बचना सर यहाँ अमाउंट ऑफ इंजरी इन्फेक्टेड वाला आएगा कि कॉन्सेप्ट? अमाउंट ऑफ इंजरी इन्फेक्टेड मतलब कि सराउंड किया उसमें गोली नहीं चला सकता। हाँ, भागने के लिए सिर्फ तो गोली, अब यहाँ पे अंडरस्टैंड ये करना है कि विजय is aiming at him and about to pull the trigger. वो अपने आप को बचाने के कहीं और मार सकता है, चैन मारेगा तो मर ही जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन है। सर बस उसने टारगेट छोड़ दिया, उसने बस बात चलानी। हाँ, अगर ऐसा नहीं है कि मेरा डी है। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा नहीं हिस्ट्री हो गई है तो। और सोचो थोड़ा सा। देखो, इसमें ये चीज समझनी जरूरी है कि उसकी लाइफ मैंडेटरली डेंजर में नहीं थी। क्यों? गन दिखाया तो मार देगा, गन दिखाया तो मार थोड़ी देगा, क्रिमिनल है। अबाउट टू पुल द ट्रिगर, ये मैं अबाउट टू ये ओपन से ढकता है इसीलिए यहाँ पे लिखा है इमोशनल ट्रैप नहीं जाना है। वो तो बताएगा आपको बहकाने के लिए। विजय सिंघम का कहानी दे, विजय एक तगड़ा इंस्पेक्टर जिसे कई क्रिमिनल्स मारे हैं, वो देख के गोली लगा दिया तो मार देगा क्या? मतलब हाँ, उसको क्या, उसको हर चीज में डर लगेगा, पुलिस आएगी तो भी डर रहेगा।
So this is what we need to. Well, it's okay that we do not have to apply our emotions, but it's not that we do not have to apply our common sense also. We have to apply common sense and not emotions, right? तो A, you need to understand that हमको यहाँ पे देखना है कि भाई वो उसकी लाइफ पर्टिकुलरली डेंजर में नहीं थी, राइट? डेंजर का मतलब क्या होता है कि उसके सर पे गोली लगा दी है और चलाने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज इमिनेंट डेंजर, राइट? तो आंसर होगा ए, ठीक है? मतलब ऑप्शन थोड़े और बेटर हो सकते थे, हाँ, मतलब इसमें थोड़ा सा मिसलीड कर दिया, बट आंसर वुड बी ए। मतलब बेसिकली यहाँ पे हमें समझना है कि उसको राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस नहीं है, राइट? लुक फॉर द बेस्ट आंसर, नॉट द आइडियल आंसर। इसी हिसाब से हमारा ऑप्शन ए होगा, ठीक है? क्या समझ में आ रहा है इससे देख के? लॉजिकल रीजनिंग भी आ जाएगी इसमें आपकी। समझ में आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास कौन कौन अटेंड किया फिर मैंने ली थी? एकदम एकदम फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने क्या होता है लॉ, वो कहाँ दिया है? हाँ, कहाँ दिया है लॉ की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में? 14 में स्टेट है, 13 में स्टेट है, तो 12 लॉ होगा। 12 में स्टेट है तो 13 लॉ होगा। नहीं, 13 में लॉ की डेफिनेशन आर्टिकल 13 13 12 plus 15 आर्टिकल 13 डिफाइंस लॉ, बताया गया है कि लॉ क्या क्या होते हैं। नाउ दिस bigger circle, this bigger circle represents law. Now other things are sources of law, कि हमारा लॉ कहाँ से आता है? हमारा लॉ जजमेंट लॉ होता है। जजमेंट लॉ मतलब केसेस के द्वारा। कोई एग्जांपल? सर जैसे केस आ गया जिसके लिए कोई लॉ ही नहीं है, जिसका प्रिवेंशन नहीं निकाल पा रहे, तो ऐसा कौन सी चीज है? सर विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ किसमें? मतलब सुना केशवानंद भारती बोल रहे, ठीक है? और विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, नहीं तो मतलब हिस्ट्री हो गई है, तो कुछ रिसेंट बताओ नया। This is what problem is. See, new people can see the condition of old people. So now the message for you. Sorry. Poxo Act, no. Poxo Act तो बना हुआ है, that has been Act है बना हुआ है, that is by आएंगे उस चीज के ऊपर। So sorry. सर ईडब्ल्यूएस वाले देखो, for message for new people, you need to understand that, or for old also, that you need to connect every daily activity. मैं अभी daily surrounding से ही आपको example दूंगा. So to make CLAT easier for you, you need to connect with the surrounding. I have told 1000 times to the previous people, nobody listened. If you also not listen, नहीं निकलेगा CLAT, because the CLAT का pattern रट्टा वाला नहीं है. You need to connect with the environment. We are all facing COVID, ठीक है? कोविड में कई सारे लॉज सुप्रीम कोर्ट ने बनाए, मास्क वाला सुप्रीम कोर्ट ने बनाया,
मास्क वाला लॉ सुप्रीम कोर्ट बनाइए, तो कहाँ है मास्क का लॉ? सर जो बच्चे हॉस्पिटल में उनको कॉन्फर्मेशन राइट, वेरी गुड, सर सुनो मोटो फोन जिसके वहां पर वही तो बोल रही हूँ। मास्क लॉ है मास्क पहनना, हाँ या नहीं? नहीं है तो क्यों पहन रहे हो? मास्क पहनना लॉ है। हाँ हाँ पनिशमेंट भी, बट कहाँ लॉ, कहाँ का दिया हुआ है? कौन से स्टैट्यूट? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर एक क्लॉज ऐड कर दिया कि अब सैनिटाइजर्स और मास्क का यूज लीगल है, और अगर किसी जगह पे नहीं फॉलो होता है डिस्पाइट द इंस्ट्रक्शंस, तो वो इलीगल माना जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज आर्टिकल 142 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो केसेस लेने के लिए एम्पावर करता है। सुओ मोटो का मतलब होता है ऑन इट्स ओन। सुओ मोटो का मतलब ऑन इट्स ओन। अब आप जैसे लेट्स से हाँ लाकिन का जो इंसिडेंट हुआ था, एक बंदे ने कुचल दिया 4 लोगों को, मिनिस्टर के बेटे ने, उसमें तो ऑन इट्स ओन का मतलब क्या होता है? अब वहां पे किसी को केस फाइल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने इसमें झापड़ मारा और गलती से जज की बेटी निकली, तो सुप्रीम अब केस फाइल करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप एक मैटर उठा लेगी। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया? झापड़ मार के मैंने आर्टिकल 21 वॉयलेट किया। आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, so I cannot harm anybody's property and this body is also a property। तो मैं आपके सहित आपकी प्रॉपर्टी को हार्म नहीं कर सकता। तो कोर्ट कैन टेक अ सुओ मोटो कि भाई हार्म हुआ है यहाँ पे, मतलब ऐसे तो नहीं लेती, लेकिन अब बेटी का सवाल तो ले लेगी सुओ मोटो। राइट, सो बेसिकली दैट आई एम ट्राइंग टू से इज सुओ मोटो का मतलब होता है जहां पे कोर्ट खुद से एक केस बना लेती है, उसमें कोई केस फाइल नहीं करता। नरेंद्र मोदी का केस बन गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सिक्योरिटी ब्रीच का केस, पता है? नहीं है, सुमोटो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लेटर भेजा था कंफर्मेशन के लिए, और फिर पिटीशन फाइल हुई है सिक्योरिटी ब्रीच को लेके आज ही दोपहर में। तो अभी मैटर लीगल हो जाएगा कि सिक्योरिटी ब्रीच कौन किया है, कैसे हुआ है, सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो अब जो हमारा लॉ बनता है, पहला जो होता है जजमेंट लॉ, जो हमारा आर्टिकल 142 से बनता है और आर्टिकल 141 से एनफोर्स होता है। आर्टिकल 141 को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब which has happened before precedent। ठीक है, तो जैसे मान के चलो विशाखा गाइडलाइंस है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें प्रेसिडेंट पे चल रही हैं। राइट, आज भी कुछ होता है तो केशवानंद भारती को रेफर करते हैं, यानी कि 141 को यूज करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट को यूज करते हैं। तो ये हो गया जजमेंट लॉ। जजमेंट लॉ के बाद दूसरी चीज आती है कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे प्रोविजंस हैं which you know authorize a state or which authorize an individual to do something, right? So वो भी law है। Then we have statutes। statute का मतलब क्या होता है? law made by parliament। statute का मतलब क्या होता है? लॉ मेकिंग बॉडी, उसको स्टैट्यूट बोलेंगे। क्या होता है स्टैट्यूट? ठीक है, क्या होता है स्टैट्यूट? आइडिया कोई? स्टैट्यूट 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 क्या होता है? स्टैट्यूट क्या होगा? शायद बहुत फैंसी वे में बोल दे रहा हूँ, सेम चीज बोल रहा हूँ। स्टैट्यूट सेम, कंसेप्ट सेम है। स्टैच्यू मतलब ढांचा, पुतला, पीओपी का स्टैच्यू, राइट? सो स्टैट्यूट इज आल्सो सेम, बट दिस इज द बॉडी ऑफ रूल्स। ये भी ढांचा ही तो है, बट दिस इज मेड ऑफ रूल्स। और वो जो स्टैच्यू बनता है इट इज मेड ऑफ मेटल, पीओपी, प्लास्टिक, व्हाटसोएवर, बट the concept is same, the meaning is same। स्टैट्यूट मतलब
बॉडी ऑफ रूल्स। अब ये बॉडी ऑफ रूल्स कौन बनाता है? दैट बॉडी ऑफ रूल्स इज मेड बाय द लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट। ठीक है, तो कैसे एग्जांपल्स क्या? स्टैट्यूट के इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, पॉक्सो एक्ट, राइट। सो हमारे कोई भी एक्ट्स जो होते हैं, एक्ट का मतलब कि स्टैट्यूट, और स्टैट्यूट बनाती है लेजिस्लेचर। रूल्स, अब इस स्टैट्यूट के अंदर रूल्स आ जाते हैं, जैसे रूल्स आर आल्सो लॉ। जैसे क्या होता है, अभी गाइडलाइंस निकलती हैं कोविड के लिए, वो भी लॉ के फॉर्म में रहती है, राइट। अब उसके लिए अलग से एक्ट नहीं बना रहे, लेकिन एक गाइडलाइंस निकाल दी, एक रूल्स निकाल दिए, तो दैट इज आल्सो लॉ। ठीक है, ठीक है। लीगल राइट्स, अच्छा अब अगर एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल आता है तो उसका मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जैसे कि स्टैट्यूट के अंदर रूल्स आते हैं। ठीक है, बताओ क्या समझ में आ रहा है इससे? क्या फंडामेंटल राइट्स को क्या करना है? इंक्लूड, इंक्लूड तो है। Sir, statutory rights, constitutional fundamental civil rights के लिए। ठीक है, लीगल राइट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल, फंडामेंटल और स्टैट्यूटरी राइट्स आते हैं। कुछ एग्जांपल दे पाओगे स्टैट्यूटरी राइट्स का? पॉक्सो, क्या राइट है पॉक्सो में? मैं तो स्टैट्यूट का एग्जांपल दिया, मैं तो तुमसे स्टैट्यूटरी राइट्स पूछ रहा हूँ। क्या है पॉक्सो अभिषेक? क्या है पॉक्सो? प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, कॉल्ड एज द पॉक्सो एक्ट। अब देखो कितनी सिंपल सी बात है, अगर राइट्स मतलब अधिकार और स्टैट्यूटरी राइट्स मतलब ऐसे राइट्स जो हमें किसी स्टैट्यूट से मिल रहे हैं, राइट, सही है? ऐसा राइट जो हमें स्टैट्यूट से मिल रहा है उसको बोलेंगे स्टैट्यूटरी राइट्स। तो क्या एग्जांपल दो, कौन से स्टैट्यूट हमें राइट देते हैं? क्या राइट देता है पॉक्सो में? कोई राइट देता है पॉक्सो? क्या राइट देता है? जैसे भी करो। केस फाइल तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसका मतलब अगर किसी के अगेंस्ट कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ तो उसके लिए वो क्लेम कर सकती है कि मेरा राइट है इन्फ्लुएंस करके। 18 साल से कम की लड़कियां को प्रोटेक्शन मिलता है पॉक्सो एक्ट में। तो यहाँ पे स्पेशली 18 इयर्स से कम के लिए जो लड़कियां हैं उनके लिए स्पेशली एक एक्ट बनाया गया है। ऐसे तो आपका फंडामेंटल राइट है वो, लेकिन स्पेशली 18 साल से कम की लड़कियों के लिए पॉक्सो एक्ट बना है कि अगर आपको लगता है कोई भी छेड़छाड़ या कुछ भी गलत काम, गलत तरीके से छूना, टच करना, कोई भी ऐसी एक्टिविटी आपके अगेंस्ट होती है तो आप सीधा पहुंच जाइए पॉक्सो एक्ट के अंदर केस करने के लिए। ये स्पेशल एक्ट है, राइट। ऐसे ही हम इसको बोलेंगे स्टैट्यूटरी राइट्स। ये लड़कों के लिए है। अभी तो क्या हुआ था? मतलब पॉक्सो के अंदर उसको देखो एक लड़के के साथ हाँ, एक्चुअली बना ये 18 साल, चिल्ड्रन वर्ड यूज हुआ है ना, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन, तो है लड़कों के लिए भी। मैंने क्यों बोला लड़कियों के लिए? क्योंकि लड़कों के साथ बहुत रेयरेस्ट होता है सेक्सुअल ऑफेंस, लड़कों के साथ बहुत रेयरेस्ट होता है। मतलब हमने काम भी किया है पॉक्सो में, मतलब हार्डली, खाने वाले थे। हाँ
दिखा दो हाँ नॉलेज दिया था हाँ बहुत सारे दिखाया था। तो उसमें 18 साल से कम की लड़कियां ही होती हैं, लड़के होते ही नहीं है। मतलब बहुत कम रेट्स है हमारे यहाँ सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए लेके, तो है ये दोनों के, लेकिन ऑफ कोर्स लड़कियां ही प्रिवेल करती हैं। अब इसमें अच्छा और क्या होता है, और कौन से स्टैट्यूट्स जो हमें राइट्स देते हैं, क्या राइट देते हैं इंडियन पीनल कोड? क्योंकि उस कोड के अंदर डिफाइंड ऑफेंसेस के खिलाफ अपन केस कर सकते हैं। वो सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ जाता है। अगर आईपीसी में आपका मर्डर होता है सेक्शन 300 के अंदर, तो दैट इज आईपीसी। क्या है आईपीसी? तो बस पीनल, पीनल मतलब आईपीसी कोई राइट नहीं देता, आईपीसी सिर्फ पनिशमेंट बता रहा है। वो पीनल कोड है। पीनल मतलब कि क्या पेनल्टी होगी, अगर ये करेंगे तो क्या पेनल्टी होगी, करेंगे तो क्या पेनल्टी होगी। दैट इज जस्ट अ पीनल कोड, इट डिफाइंस पेनल्टी। आप मर्डर करेंगे तो क्या होगा, रेप करेंगे तो क्या होगा, सेडिशन करेंगे तो क्या होगा, सुसाइड करेंगे तो क्या होगा, सब में पनिशमेंट दी हुई है, पेनल्टीज दी हुई है। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये आपको राइट देता है, अगर आपके अगेंस्ट एफआईआर होती है तो पुलिस को आपको नोटिस देना होगा। दिस इज योर राइट। पुलिस हैज टू गिव अ अरेस्ट वारंट, आपको अरेस्ट वारंट दिखाना होगा कि पुलिस नहीं करती है सब, पुलिस आती है उठा के ले जाती है। हाँ ऐसी होता है, और पता भी नहीं होता लोगों को, 6-6 महीना जेल में बिता देते हैं, पता भी नहीं होता किस चीज से अरेस्ट हुए हैं। नॉट किडिंग, नहीं पता होता लोगों को किस चीज से अरेस्ट हुए, लेकिन 6 महीने से बस कुटाई हो रही है जेल में। मतलब बहुत दया आती, पुलिस स्टेशन जाते हैं तो इसलिए वो केस देखते हैं लोग। हाँ लेडी विमेन को अरेस्ट करने के लिए सनसेट के पहले और सनराइज के बाद ही अरेस्ट हो सकता है, अंडर द गाइडेंस ऑफ विमेन पुलिस ऑफिसर। और इन केस बहुत अर्जेंसी है, मजबूरी है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी सनसेट के बाद अरेस्ट करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन भी घर पे होगी, आप पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकते हो उठा के। बट ये भी नहीं हुआ था, दिशा रवि को उठा के ले गए थे, वो भी यहाँ से वहां नहीं, सीधा दिल्ली से, बैंगलोर से दिल्ली। पता है दिशा रवि, दिशा रवि के बारे में टूल किट का केस हुआ था, तो दिशा रवि को सीधा पुलिस बैंगलोर से उठा के, वो भी विदाउट एनी फीमेल ऑफिसर, ऑल द मेल ऑफिसर, उसको घर से उठाया बैंगलोर में और सीधा फ्लाइट से लेके दिल्ली पहुंच गए। हाँ टूल किट वाला केस बहुत लंबी कहानी है, उसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, याद दिला देना आपका। ठीक है, तो वी हैव फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जैसे कि राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। देन फंडामेंटल राइट है वेरी एलिमेंट्री राइट्स, राइट टू लाइफ, जैसे मैंने बताया कोई आपको मार नहीं सकता जबरदस्ती, कुछ छीन नहीं सकता। देन वी हैव राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, देन वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, हाँ एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जैसे कि भीख मंगवाना। अरे मजाक लग रहा है, जो तुम देखते हो ना सड़क में भिखारी, वो अपने मर्जी से नहीं बैठे रहते, उनको मजा नहीं आ रहा है भीख मांगने में, दैट इज एक्सप्लॉइटेशन। कंपनीज होती है उसके पीछे जो भीख मंगवाती हैं लोगों से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसको बोलते हैं। मतलब मेरे को ही मजाक लगता था, लेकिन जब फील्ड में गए तो पता चला ये लोग अपने, हर कोई अपनी मर्जी से भीख नहीं मांग रहा होता है, उनको लगाया जाता है कंपनी के द्वारा भीख मांगने के लिए। So right for preventive remedies. राइट फॉर प्रिवेंटिव रेमेडीज मतलब उसको वो नहीं बोलते हैं, So 32 में आएगा ना? हाँ रिट रेमेडीज बोलते हैं, प्रिवेंटिव रेमेडीज के कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गए, स्पेसिफिक राइट्स हो गए। नाउ वी हैव टू सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ, हमारा लॉ कैसे बना। प्राइमरी सोर्सेज आर कॉल्ड कस्टम्स। कस्टम्स क्या होते हैं? रीति रिवाज। वैसे कौन से कस्टम है जो लॉ बन गए हैं? शादी। और
तो जैसे पहले ट्रेडिशन हुआ करता था मुस्लिम्स में 4 वाइफ रखने का, ये कस्टम हुआ करता था कि मुस्लिम्स 4 वाइफ रखते थे, वो लॉ बन गया उनके लिए कि आप 4 वाइफ रख सकते हो। अभी नहीं है, एबॉलिश हो गया, बट मतलब लॉ बना, लॉ था पहले, लॉ था, पता है ये लॉ था कि परमिसिबल था, पॉलीगैमी वाज परमिसिबल इन मुस्लिम लॉ। हाँ, सती सिस्टम कभी लॉ नहीं था कि मतलब सती होना ही है, वो तो अपनी मर्जी के ऊपर। हाँ मतलब लॉ का मतलब ये होगा कि आप बाई लॉ वो करना ही है। जैसे क्या है, लेट्स से चाइल्ड मैरिज लॉ है, लॉ है, शादी करना है 18 साल, प्रिवेंशन लॉ बना। तो मतलब हर कस्टम्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया, कुछ के अगेंस्ट पे लॉ बने, कुछ के फेवर में लॉ बने। तो वन वाज द मैरिजेस जो हमारे 7 फेरे के सिस्टम होते हैं ना, दैट बिकेम लॉ। पता है आप लोगों को 7 फेरे लेना लॉ है। अगर आप 7 फेरे नहीं लेते हो, ज्यादा मॉडल उनके 3 ही लेते हो, तो आपकी शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। कोर्ट मैरिज अगर होती है तो उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट लगता है, उसका अलग सिस्टम है। लेकिन आप जो नॉर्मल हमारी शादियां होती है नॉर्मल, उसमें लगता है हिंदू मैरिज एक्ट 1956। अब अपन तो क्या है, शादी में नाच गा के आ जाते हैं। शादी होने के बाद a family or a couple is required to register their marriage। और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, वो जाते हैं शादी का कार्ड लेके। क्यों शादी का कार्ड लेके जाते हैं? क्योंकि उन्हें दिखाना होता है कि लोग थे, लोगों के समक्ष शादी हुई है, राइट। तो कार्ड लेके जाते हैं। और पहले तो मतलब अभी तो कोविड में सिर्फ कार्ड से चल जा रहा है, पहले तो फोटोज भी लगती थी कि दिखाओ सही में शादी वादी हुआ है कि नहीं होगी, फिर कार्ड छपा के ले आया। तो 2-3% एविडेंस के लिए लगते हैं। हाँ 2-3% एविडेंस के लिए साइन करने। हाँ लगते हैं ना, एविडेंस के लिए भी लगते हैं। तो ऐसे करके आपकी शादी रजिस्टर होती है। तो हमें ये नहीं पता होगा प्रोसीजर, लेकिन शादी का रजिस्ट्रेशन होता है एंड इट इज इम्पोर्टेंट, तभी आपकी शादी वैलिड मानी जाती है। कल को कुछ के अगर प्रॉब्लम होता है, कई लोग नहीं कराते रजिस्ट्रेशन, अगर कल को कुछ प्रॉब्लम होता है आपको मैरिड लाइफ में और आप जाओगे कोर्ट के पास, तो कोर्ट बोलेगा कि कोर्ट के हिसाब से, लॉ के हिसाब से आपकी शादी हुई नहीं आज तक, और उसका भी पीरियड होता है, 2 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो ये सारी चीजें हमारे कस्टम से लॉ पे बन गई। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हमने देखा कैसे प्रेसिडेंट्स जो होते हैं लॉ बन जाते हैं। देन वी हैव स्टैट्यूट्स, वी आल्सो सॉ स्टैट्यूट्स लॉ एंड पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ अगेन हिंदू मैरिज एक्ट पर्सनल लॉ है, मुस्लिम्स क्रिश्चियंस फॉलो नहीं करते इसको, राइट। मुस्लिम्स का अलग से लॉ है, ठीक है। हाँ मुस्लिम तलाक का था, लेकिन अब वो हट गया। ट्रिपल तलाक उनका लॉ था कि बस 3 बार बोल दो तो तलाक हो जाता था। Then these are the primary sources which instigated to make our legal system. We have secondary sources also. जैसे secondary sources क्या है? English law मतलब हमारे जो ब्रिटिश लॉ थे उससे हमारा लॉ मोटिवेटेड है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे पोर्शंस को ब्रिटेन से लिया गया है। Then we have justice, equity and good conscience. क्या मतलब होता है conscience का? साइंस पता था, conscience क्या मतलब होता है? कंसाइंस क्या मतलब होता है? सेल्फ बिलीव। एक अच्छी सेल्फ बिलीव होनी चाहिए। गुड कंसाइंस। इंटेंशन करो गूगल, ओके गूगल। ऐसी वो कैलोरी रहेगी तो सेंट थॉमस और रोंगटा का फॉर्म भर देना। अरे यार इंग्लिश में नहीं दिया है क्या उसमें? A part of mind that tells what you are doing is right or कंसाइंस मतलब कि इंस्टिंक्ट जो हमें लगता है कि सही है गलत है, वो खत्म हो गया लोग। गुड कंसाइंस है फिनिश्ड, सही है गलत है। ठीक है, तो जस्टिस इक्विटी, जस्टिस मतलब कि टू प्रोवाइड इक्वालिटी,
सभी से जस्टिस प्रोवाइड करना, इक्विटी। अच्छा, इक्विटी और इक्वालिटी सेम है क्या? सर इक्विटी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड करना और राइट। इक्विटी मतलब कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, राइट। जैसे आर्मी हो गया, आर्मी में प्रोवाइड होती थी इक्वल अपॉर्चुनिटी, सब होने लग गई। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा लॉ बना है। अब देखो, ये तो अभी अभी बना है। ठीक है, सो हाउ इवन सेकेंडरी सोर्सेज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, कि कैसे इक्विटी के बेसिस में अभी एक लॉ बन रहा है इतने सालों बाद। कितना साल हो गए इंडिपेंडेंस को? 74 हो गया है, 75 होने वाला है। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसी वोकैबुलरी रहेगी ना तो अभी 15 दिन बाद थॉमस का फॉर्म आएगा, उसको कर देना, और उनका का फरवरी में आ जाएगा। सर इसको सही बता रहा हूँ, वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंग्लिश, लीगल और लॉजिकल, तीनों सब्जेक्ट में इंग्लिश काम आएगी। और वोकैबुलरी तभी बनेगी जब आप डेली रीडिंग करेंगे, और डेली रीडिंग तभी करेंगे जब आपको गुड कंसाइंस साथ देगा। इसलिए बोल रहा था गुड कंसाइंस फिनिश हो गया, हम नहीं समझ पाते हमारे सही क्या है गलत क्या है। कितना घंटा सोते हो? +10 प्लस कितने? 10 प्लस कोई नहीं सोता 10 घंटे से ज्यादा। 8 कभी कभी 8 प्लस, बाकी लोग तपस्वी है क्या? अच्छा, 8 और 8 प्लस 7, 6 to 7 hours. और ये मतलब दिन और रात का मिला के बता रहे हो? दिन रात का 7 और दिन का सिर्फ रात का नहीं, दिन और रात में बता नाइट का 7, डे का 7। ठीक है, तो गुड कंसाइंस को थोड़ा अच्छा करो, और पेपर पढ़ना मैंडेटरी है, नहीं पढ़ोगे नहीं होगा फॉर श्योर। कंपटीशन बढ़ गया इस बार। कितने बच्चे बैठ रहे हैं क्लास के? 80,000 तो पिछले बार थे। 80,000 नहीं बैठे थे पिछले बार, 75 करीब बैठे थे। इस बार 85-90 टच होने का है चांस, क्योंकि आईआईटी तो होता नहीं है लोगों का, तो आधे इंजीनियर्स फ्लैट में आ जाते हैं। तो ऐसे उसमें बहुत टफ कंपटीशन है। तो अगर आप मॉक्स में 80 प्लस स्कोर करना शुरू नहीं किए तो आप खतरे में हो। नहीं है, लेकिन इसका एक हैक भी है, वो हैक है ऑनेस्ट प्रिपरेशन। अगर आप ऑनेस्टली प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर पॉसिबल है, और बहुत इजी है। मैंने बताया भी है क्लास में, तुम लोग का शायद नहीं हुआ है, मैंने क्लास में बताया भी हाउ टू स्कोर 80 वेरी रीजनेबल, राइट? तू नहीं था क्लास में? हाँ, नेक्स्ट क्लास ठीक है। अभी पहले जो बेसिक है वो, राइट? तो ठीक है, तो देखो ये हायरार्की होती है हमारे लीगल सिस्टम की। लॉज की हायरार्की कैसी होती है? सबसे शुरू में आता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि अच्छा, हमारी 3 ब्रांचेस होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये याद होना चाहिए सभी को। तो मेन जो लॉ मेकिंग पावर होती है वो किसके पास होती है? लेजिस्लेचर के पास होती है। ठीक है, सेकंड जो आता है वो होता है एग्जीक्यूटिव। अब कुछ जो पावर होती है वो लेजिस्लेचर शिफ्ट कर देता है एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, जैसे कि आपको मैं फुड एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से कौन से टॉपिक्स पढ़ाने हैं और या कितनी क्लासेस करनी है या क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाने, दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ सिद्धार्थ सर, राइट? ही द लेजिस्लेचर। वो डिसाइड करते हैं क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है,
ये मैं डिसाइड करता हूँ. So this is a discretion which has been transferred, right? He cannot control how to be studied, right? कैसे पढ़ाना है वो मैं डिसाइड करूंगा. So similarly जो legislature होता है, जो हमारे MLAs होते हैं, MPs होते हैं, वो बनाते हैं law, लेकिन there are certain things which needs to be delegated. और executive कौन होता है? कौन होता है executive? Who executes the law? Who executes the law? कौन execute करता है law को? कौन execute करता है law को? आपकी सुरक्षा का देख रेख कौन कर रहा है? IAS IPS घर के बाहर खड़े रहते हैं. Just kidding, सही है. So bureaucrats, police, these are the executives. ये law को execute कर रहे हैं ना. अगर आप गैदरिंग कर रहे हैं, मास गैदरिंग, कौन आता है रोकने के लिए? प्रधानमंत्री भूपेश बघेल. पुलिस आती है बिकॉज हम लॉ को वॉयलेट कर रहे हैं. दोस पीपल आर कमिंग टू एग्जीक्यूट द लॉ, राइट? So sometimes they have also given the power. उसी को बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. कलेक्टर के पास, एक IAS के पास कई पावर्स होती है लॉ बनाने के लिए, ठीक है? उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट का भी टाइटल मिला है, पता है? IAS एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी होता है, who is equivalent to district judge. तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब ऐसे लॉ जो एग्जीक्यूटिव बनाता है. इसका और हायर एग्जांपल देंगे तो ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 में दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के. और ऑर्डिनेंस का मतलब होता है जब प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर लॉ बना सकता है. अब ऐसी कोई सिचुएशन जहां पे इमरजेंसी है, जैसे कि अभी अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है पंजाब में, तो सारे रूल्स कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट बनाएगा. और उसी को बोलते हैं law made by the executive. Now second hierarchy comes central and state legislation. Central laws prevail in case of subject and central list, state laws in case of subject list. Now we have three kinds of list. एक होती है central list, एक होती है subject list, एक होती है concurrent list. और ये हमारे कौन से schedule में दी ये constitution के 7th schedule में दी है. Three types of list होती है. अब जैसे कि कुछ मैटर्स दिए हैं सेंट्रल लिस्ट में, तो वो मैटर पे सिर्फ और सिर्फ कौन लॉ बना सकता है? सेंट्रल लॉ. कुछ मैटर स्टेट लिस्ट पे दिए हैं, तो उसमें कौन लॉ बना सकता है? जैसे कि मनरेगा हो गया. मनरेगा सुने हो? रोजगार. अब रोजगार इज अ स्टेट लिस्ट वाला मैटर, तो हर स्टेट डिसाइड करती है कि कितना रोजगार देना है. छत्तीसगढ़ में मिलता है मेरे ख्याल से 145 या 160 करीब कुछ मिलता है. केरला देती है 210 रुपए, पंजाब देता है 140 रुपए. तो हर स्टेट में अलग अलग है. यहाँ पे मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि सभी को इक्वल वेज मिलना चाहिए, क्योंकि ये स्टेट मैटर है. फार्म लॉ हुआ था, फार्म लॉ इज आल्सो स्टेट लिस्ट मैटर. इसीलिए इशू हो रहा था कि जो मंडी की प्राइस होती है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसका इशू चल रहा था MSP का. MSP स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना MSP हमें देना है, कितनी फसल हो रही है, कितना उसका सेलिंग है, कितनी ग्रोथ है, उस हिसाब से स्टेट डिसाइड करते हैं एमएसपी क्या होगा. लेकिन क्या हुआ, सेंटर ने ओवरटेक कर लिया. तो इसीलिए पूरा इशू क्रिएट हो गया था कि कैसे सेंटर स्टेट लिस्ट में घुस के लॉ बना रही है, राइट? तो ये हो गया. अब इन सब के ऊपर आता है कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसका मतलब ये है कि मान के चलो, जैसे फार्म लॉ पे क्या इशू है, क्यों मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में? क्योंकि इससे लगा कि 7th शेड्यूल वॉयलेट हो रहा है. 7th शेड्यूल में क्या दिया? क्या दिया 7th शेड्यूल में? लिस्ट दी है. लिस्ट वॉयलेट हो रही है क्योंकि स्टेट लिस्ट की मैटर पे सेंट्रल ने बना दिया. तो अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वो हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर आ गया, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई चीजों को हम कभी भी ट्रांसग्रेस नहीं कर सकते. जैसे कि अपना आर्मी का लॉ, आर्मी एक्ट है. आर्मी एक्ट 1950 बना हुआ है, जिसका सेक्शन 12 ये बोलता है कि विमेन अलाउ नहीं है. तो ये गलत है, क्योंकि आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गेटिंग वायलेटेड. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को अबव ऑल लॉज रखा गया है कि आप कोई भी लॉ बनाओगे दैट हैज टू बी इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और अगर वो वायलेट होता है तो वी कैन गो अंडर आर्टिकल 32, इसको बोलते हैं रिट जुरिस्डिक्शन, और एल्स आर्टिकल 226, ये होती है हाई कोर्ट की पावर. ठीक है, दिस आर द वेरी बेसिक्स, याद होने चाहिए. ठीक है, उसके बाद
ठीक है। Resolution of dispute between individual and between state and individual. Example commercial disputes. तो इसके लिए होते हैं सिविल कोर्ट, जैसे कि सिविल कोर्ट यानी कि हमारा रेंट का इशू, हमारा लैंड का इशू, प्रॉपर्टी का इशू, मेंटेनेंस का इशू, फैमिली का इशू, इन सारे मैटर्स के लिए कौन देखरेख करता है? सिविल कोर्ट्स। और ये होता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर। जैसे हमारे पास कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, ऐसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर भी है। देन रिट मैटर्स, अभी मैंने बताया आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट का क्या आर्टिकल है और हाई कोर्ट का, ठीक है। कितने टाइप के रिट्स हैं? 5 टाइप के रिट्स हैं, ठीक है। किसी को पता है पांचों ने? लोग के अलावा ठीक है। देयर आर 5 टाइप ऑफ रिट्स। पहली होती है हेबियस कॉर्पस, ठीक है। दूसरी होती है मैंडेमस, तीसरी होती है सर्चुरी, चौथी होती है को वारंटी और पांचवा होता है प्रोहिबिशन, ठीक है। तो ये 5 टाइप की रिट्स होती हैं, याद रखना चाहिए। देन वी हैव क्रिमिनल कोड्स, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कि कैसे हम एक व्यक्ति को पनिश करेंगे। जैसे मान के चलो कि एफआईआर हुई, मैं बताया कि पुलिस को क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए, ये सारी चीजें दी हुई सीआरपीसी में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। एक मर्डर होगा तो पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी, एक सुसाइड होगा तो पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी, हर चीज का प्रोसीजर दिया हुआ है। तो कोई भी मैटर जो क्राइम से रिलेटेड है, सारी चीजों का प्रोसीजर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में दिया हुआ है। That's why we need code, because we have different kinds of issues. सिविल इश्यूज हैं, क्रिमिनल इश्यूज हैं, और सबके ऊपर इश्यूज रिजॉल्व करने का तरीका है रिट जुरिसडिक्शन। सेशन कोर्ट कौन से मैटर डील करता है? हाँ, सेशन कोर्ट सारे मैटर्स डील करता है। कोई भी मैटर पहले सेशन कोर्ट पे जाता है। ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं, ट्राइब्यूनल्स स्पेशलाइज्ड बॉडी होती है। जैसे टैक्स का ट्राइब्यूनल्स होता है, रेंट का ट्राइब्यूनल होता है। हाँ हाँ, अगर मैटर सिविल है तो हाँ, जुवेनाइल कोर्ट वो होता है जो बच्चों से रिलेटेड इश्यूज को डील करते हैं। जैसे 18 साल से कम के बच्चे ने मर्डर कर दिया, तो अगर 18 साल से कम के बच्चे ने मर्डर कर दिया तो उसको नॉर्मल कोर्ट नहीं जाना पड़ता, उसको नॉर्मल जेल नहीं होती, उसको भेजते हैं जुवेनाइल कोर्ट, और उसके बाद उसको भेजते हैं जुवेनाइल होम्स, जेल नहीं, जुवेनाइल होम्स, प्रोटेक्शन केयर, ठीक है। चलो बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। 7:30 तक ही रहता है ना? समझ में आया? कोई डाउट सो फार? एनी डाउट्स सो फार? वो नेक्स्ट क्लास में। सर ऑर्डिनेंसेस से हमारे